हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गौरव सिंह राठौर के चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पूरा कवर किया जाए। अभी जैसे हम इसकी बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब जोड़ा गया, कब कब इसमें संशोधन हुए, इसमें कौन से शब्द जोड़े गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं वो क्या थे। उसके अलावा हम इसमें बात करेंगे कि इसकी करंट जो सिचुएशन है वो क्या है, इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है और या नहीं किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रियम्बल, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उपासना, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 25 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं, ये कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो डेट दी गई है 26 नवंबर 1949, इसमें संविधान सभा ने इस प्रस्तावना को अपनाया था। तो इसी दिन प्रस्तावना को अपनाया गया, इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था। इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भागों को लागू कर दिया गया था और कुछ भागों को छोड़ दिया गया था। लेकिन आप जो ये संविधान की प्रस्तावना ये देख रहे हैं, ये जब संविधान लागू किया गया था तो मूल संविधान में ऐसा नहीं था। मूल संविधान में ये 2-3 शब्द, एक समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता शब्द, ये नहीं थे। ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। अब हम बात करते हैं इन शब्दों की जो ये प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, जैसे प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इन सब का क्या अर्थ है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इनसे भी क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो वो इनका पूछ लेता है कि बताइए सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है। साथ ही वो पूछ लेता है, जैसे बताइए कि ये आपको ऊपर क्रम दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, वो इसका क्रम भी पूछ लेता है। बताइए कि ये किस, इसमें बताइए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद कौन सा शब्द आता है, इसको क्रम से लगाइए। साथ ही वो इन शब्दों को एक्सप्लेन करके भी पूछ लेता है। जैसे हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं संविधान में जो शब्दों को जोड़ा गया है, मुख्य शब्दों का अर्थ। पहली बात करते हैं हम भारत के लोग। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये हमने एज इट इज तो नहीं ली है, लेकिन इसका कुछ भाग अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो हम भारत के लोग जो शब्द है वो यूएसए से लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि एक भारत जो है एक प्रजातांत्रिक देश है और इसकी जो शक्तियाँ होंगी, जो संविधान का आधार होगा, वो भारत की जनता होगी। ठीक है, तो हम भारत के लोग, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत है, हम भारत के लोग, तो ये जो शक्ति देता है सर्वोच्चता की, वो भारतीय संविधान को देता है और वो शक्ति इसको मिलती है भारतीय जनता से। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये जो संविधान का आधार होगा वो भारत की जनता होगी। अब बात करते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि ऐसा
देश जो ना तो अपने आंतरिक मामलों में और ना ही अपने बाह्य मामलों में किसी भी अन्य देश से बंधित रहे। मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई देश जो है वो दूसरे देश के प्रभाव में आकर अपना निर्णय ले। तो इस मामले में भारत ना तो अन्य देश से, जैसे कि लिखा गया है, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर हो और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन हो। तो आपको याद रखना है, संप्रभुता का मतलब है कि भारत ना तो अपने आंतरिक मामलों में और ना ही बाहरी मामलों में किसी दूसरे देश पर निर्भर हो। तो वो मतलब स्वतंत्र होना चाहिए निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं समाजवादी। तो ये समाजवाद शब्द का अर्थ क्या है? वैसे अगर मैं बात करूँ तो समाजवाद शब्द जो है वो बहुत बड़ा अर्थ रखता है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे एक छोटे अर्थ में, ताकि इस वीडियो को जल्दी पूरा किया जा सके। समाजवाद का अर्थ होता है कि जो उत्पादन के जो साधन हैं, जैसे पूंजी है, जमीन है, संपत्ति है, उनका जो सार्वजनिक स्वामित्व है वो बराबर नहीं, मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो जो न्यायप्रिय हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जैसे मान लीजिए कि एक कि जैसे हम बात करें कि जो समाजवादी है वो उसका जो नियंत्रण है, जो स्वामित्व है, जो संपत्ति का स्वामित्व है, उस नियंत्रण जो है समतुल्य सामंजस्य हो जनता के पास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के पास धन का संकेंद्रण हो जाए और वो ही पूरी सत्ता पर क्या कर ले, नियंत्रण कर ले। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष शब्द। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ ये है कि भारत जो होगा वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। पंथ निरपेक्ष से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत ना तो किसी धर्म को अपनाएगा और ना ही किसी एक धर्म को प्रश्रय देगा, किसी एक धर्म को। तो यहाँ पर बताया गया है, हालांकि मैं आपको बता दूँ ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जिस तरीके से समाजवाद को जोड़ा गया है, समाजवाद को, पंथ निरपेक्ष को, तो पहले ये संविधान में मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। इसका अर्थ केवल इतना सा ही है कि भारत जो होगा वो किसी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, मतलब कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों को सम्मान, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगा, किसी एक धर्म को प्रश्रय नहीं देगा। इसलिए आप देखते हैं कि जब मुस्लिम धर्म के व्यक्ति मक्का मदीना जाते हैं तो उनको वहाँ पर सब्सिडी दी जाती है। साथ ही जब कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा पर जाता है तो वहाँ पर भी उनके लिए सब्सिडी की व्यवस्था की जाती है। तो इसको आप कैसे रख लेना यार कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, भारत का कोई अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों के लिए बराबर सम्मान की व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक। लोकतंत्र को हम दो अर्थ में देखते हैं, एक होता है वंशानुगत लोकतंत्र और एक होता है लोकतंत्र। देखते हैं इसमें लोकतंत्र का मतलब है कि अब बात करते हैं लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र का मतलब है कि जो लोकतंत्र है वो भारत में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र होगा बल्कि वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी होगा। जैसे मैं बात करूँ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में कि यहाँ पर लोगों को वयस्क मताधिकार होगा, साथ ही सामाजिक चुनाव और कानून की सर्वोच्चता होगी। उसी के साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमने अपनाया है अमेरिका से, आप याद रखिएगा। और भेदभाव रहित भारतीय व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक लक्षण के स्वरूप में अपनाई गई। तो लोकतंत्र का मतलब है कि हर के एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर। अब बात करते हैं गणतंत्र की। गणतंत्र का अर्थ यहाँ पर दो अर्थों में लिया गया है, एक होता है वंशानुगत लोकतंत्र, एक होता है लोकतांत्रिक गणतंत्र। वंशानुगत लोकतंत्र का अगर हम उदाहरण देखते हैं तो वो है ब्रिटेन, जहाँ पर जो सरकार का जो देश होता है, देश का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो राजा होता है। तो आप वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर वंशानुगत लोगों को ही राजा बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ है लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र का अर्थ केवल इतना है कि जो राज्य का जो प्रथम व्यक्ति होगा
जिसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा गया है। तो जो गणतंत्र राज्य का प्रमुख होगा हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाएगा, जिसका अर्थ इसमें दो शर्तें और दी गई हैं कि जो भी राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे कि राजा के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वह जो पद है, राष्ट्रपति का पद है, जो प्रथम नागरिक पद है, वहाँ तक पहुँच सके। इसी को हम बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। और यहाँ पर लोकतांत्रिक गणतंत्र है। और यहाँ पर एक और बात कही गई है कि ऐसा कोई भी विशेषाधिकार किसी वर्ग को प्राप्त नहीं होगा जिससे कि वह सामाजिक व्यवस्था में विघ्न उत्पन्न करे। तो यहाँ पर किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। भेदभाव जो है वो उसको प्रतिबंधित किया गया, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। उसी के साथ आप बात करते हैं गणतंत्र की बात करते हैं स्वतंत्रता। मैं आपको बता दूँ आर्टिकल 19 भारत के फंडामेंटल राइट्स 19 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता दी गई है। इसमें स्वतंत्रता बोलने की, अभिव्यक्ति की, वो सभी स्वतंत्रता, घूमने का अधिकार, आपको व्यापार करने का अधिकार, इन कहीं पर भी बस जाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो अधिकार आपको मिलते हैं ये कुछ सीमाओं के भीतर मिलते हैं। इन सीमाओं के भीतर रहकर ही आप स्वतंत्रता के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें सामाजिक, आपने ऊपर देखा होगा कि हमने प्रस्तावना में 3 न्याय दिए गए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिए गए हैं। सामाजिक न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सरकार यह प्रयास करेगी कि किसी व्यक्ति के साथ कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, उसको प्रतिबंध करने का प्रयास करेगी। उसके बाद करते हैं आर्थिक न्याय का। आर्थिक न्याय की अगर हम बात करें तो आर्थिक न्याय में कहा गया है कि जो उत्पादन और वितरण के साधन हैं वो उनका न्यायोचित वितरण हो। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करती है, कहीं ऐसा ना हो कि जब सरकार उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रही हो कि वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में रुक कर रह जाए। तो इसमें लिखा गया है आर्टिकल, ये हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में भी लिखा गया है कि जो धन है, धन का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना होकर सबके हाथों में होना चाहिए। तो अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति को, भारत के समस्त नागरिकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर सके। जैसे कि वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश कर सके, अपनी बात जो है सरकारों तक पहुंचा सके। तो आप देखते होंगे कि आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप किसी भी दफ्तर से किसी भी चीज़ की जानकारी मांग सकते हैं। अब बात करते हैं समता की। समता का अधिकार आपको अवसर और प्रतिष्ठा की समता की बात की गई है। आपको समाज में कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा और सभी व्यक्तियों को अवसर प्रदान किया जाएगा, चाहे वो नौकरी हो और चाहे वो सम्मान की बात हो। बंधुत्व का मतलब यहाँ पर भाईचारे से है। तो भारतीय संविधान में बंधुत्व की अवधारणा को अपनाया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति से ये आग्रह है कि वो भाईचारे की भावना को बना के रखे और ऐसे किसी भी कार्य से बचे जिसमें देश की संपत्ति का हनन हो। ये था भारतीय संविधान के कुछ मुख्य तत्व। और इसी के साथ हम बात करेंगे अब जो ये प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान को जो उद्देशिका थी उसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और मैंने बताया था कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस प्रस्तावना को संविधान के एक सार के रूप में देखा जाता है। और मैंने अभी बताया था कि पहले संविधान जो सबसे पहली प्रस्तावना जो पेश की गई थी वो अमेरिका के संविधान में की गई थी। और मैं आपको बता दूं जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था तो उसमें भी अलग से प्रस्तावना को जोड़ा गया था। भारत की प्रस्तावना जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलते हैं, सबसे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, प्रस्ताव रखा गया था और इसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था संविधान की सर्वसहमति से। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया।
23 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और बाद में यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया गया था, यही बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी है। तो प्रस्तावना जो है, आज जो हम वर्तमान में प्रस्तावना देखते हैं, वो वही उद्देश्य प्रस्ताव का विस्तारित रूप है जो कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 23 दिसंबर 1946 को पेश किया था। इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारत, जो मैंने आपको बताया था कि जो भारत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा है, इसमें एक बार संशोधन किया जा चुका है। इसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था और प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग माना गया है जिसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो न्यायालय द्वारा कुछ डिसीजंस दिए गए हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं बीरूबारी मामला 1960 का, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा ही नहीं है। अब उनका मत ये था कि जब कोई चीज़ संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने पहली बार जब 1960 में एक केस आया बीरूबारी मामला, तो उन्होंने संविधान प्रस्तावना को साफ साफ कहा कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम देखते हैं 1973 में केशवानंद भारती मामला, जिसको अब तक का सबसे बड़ा जजीय मामला मानते हैं, इसमें 13 जज शामिल हुए थे। इसी में मूलभूत ढांचे की संविधान का मूलभूत ढांचा का के बारे में बताया गया था। तो इस संविधान जो ये केशवानंद भारती मामला था 1973 में, इसमें इन्होंने अपनी पूर्व जो घोषणा की थी कि संविधान महत्वपूर्ण जो ये प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, इसमें इन्होंने कह दिया कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हिस्से के साथ साथ इन्होंने कह दिया कि जब ये हिस्सा है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 73 में पता लगा कि संशोधन किया जा सकता है और 76 में हमने संशोधन कर दिया और 76 में संशोधन करके समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। बात और इसी के साथ आगे भी कुछ केस आए हैं, जिसमें SR मुंबई केस 1994 इन्होंने भी संविधान की कहा है कि जो प्रस्तावना है कि ये संविधान की मूल संरचना की ओर संकेत करती है। साथ ही एक LIC केस 1995 में है, इन्होंने भी कहा है कि ये जो प्रस्तावना है वो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान का एक अभिन्न अंग माना है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए ये वर्तमान में प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है न तो विधायिका को शक्ति देती है और ना ही उनकी शक्ति को क्या करती है, निषेध करती है, मतलब समाप्त करती है। और मैंने आपको कहा था कि जो हम भारत के लोग हैं, जो भारतीय संविधान जो है उसको शक्ति मिलती है भारत की जनता से। न्यायोचित, और यहाँ पर कहा गया है कि न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित मतलब आप ऐसा नहीं है कि जैसे उसमें कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो आप न्याय मान लीजिए आपके किसी राजनीतिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आप मूल अधिकारों का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और 226 के तहत चले जाते हैं हाई कोर्ट। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। अगर प्रस्तावना संबंधित किसी मूल्य में कोई लागू नहीं किया जा रहा है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए इसको न्यायोचित लिखा गया है। वर्तमान की हम बात करें तो संविधान की उद्देश्य जो इसको प्रस्तावना कहा जा रहा है, इसको पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। और वहीं NA पालकीवाला द्वारा है इसी को संविधान का पहचान पत्र भी कहा गया है कि ये संविधान की पहचान के लिए है। और अब हम बात करते हैं कुछ और तथ्यों की, जैसे जो प्रस्तावना है ये जो है ये हमारे संविधान के मौलिक मूल्यों और दर्शन का प्रतीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप प्रस्तावना को देखते हैं तो उसमें संविधान की ही झलक दिखाई देती है, इसलिए हम प्रस्तावना को संविधान का सार कहते हैं। और बात करते हैं जो संविधान का स्रोत है, वो संविधान जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको सर्वोच्च न्यायालय का मार्गदर्शन भी कहा जाता है। प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय का मार्गदर्शन भी है कि उसको मार्गदर्शन देती है कि इन मूल्यों का खासकर आपको ध्यान रखना है कि जो ये मूल्य हैं इनको
ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको केशवानंद भारती मामले में बता रहा था 1973 में, उसमें मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूलभूत ढांचे को छोड़कर संविधान के प्रत्येक भाग में संशोधन किया जा सकता है। और उन्होंने मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के तहत आगे चलकर 1973 के बाद कुछ ऐसे शब्दों को उसमें डाल दिया जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो वर्तमान में जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना के लगभग 80% जो शब्द है उनको उन प्रस्तावना के 80% शब्दों को मूलभूत ढांचे में डाल दिया गया है। तो इसलिए प्रस्तावना में अब शायद ही कोई शब्द ऐसा बचा है जिसका संशोधन किया जा सकता है। और ये बात याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको बाद में बनाया गया है, बल्कि उद्देश्य प्रस्ताव को पहले हमने संविधान को बनाया और बाद में इस प्रस्तावना को बनाया। और इसीलिए हमने देखा कि 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सारे जो सवाल हैं वो पूरे हुए होंगे, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही आगे मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूँ। धन्यवाद।